Hello student, welcome all. Here Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, जांजगीर। आज हम बात करेंगे एक्सीलरेटर के बारे में, जो कि MSc 4th सेम फिज़िक्स सब्जेक्ट न्यूक्लियर फिज़िक्स के यूनिट 3 का टॉपिक है। एक्सीलरेटर जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेटर में देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर के बारे में आज हम बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन की डिटेल्ड स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले कंटेंट को देख लेते हैं कि कंटेंट में हम क्या क्या आगे पढ़ेंगे। तो कंटेंट में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन देखेंगे कि व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। उसके बाद उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, देन वर्किंग, देन इट्स यूजेस एंड एट लास्ट हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस को। तो आगे चलते हैं टॉपिक की ओर और सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने मीन्स चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे साइक्लिक एक्सीलरेटर भी कहा जा सकता है। इसका इन्वेंशन किया गया है E.O. लॉरेंस के द्वारा 1929 टू 1930 और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिज़िक्स में 1939 में। यहाँ साइक्लोट्रॉन की एक पिक दी गई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की लेबोरेटरी अगस्त 1939 की है। उस टाइम यह वर्ल्ड में एक मोस्ट पावरफुल एक्सीलरेटर हुआ करता था। यह 60 इंच साइक्लोट्रॉन है विथ मैग्नेट पोल्स 60 इंच मीन्स 5 फीट एंड 1.5 इन डायमीटर। इस फ्रेम में एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस को दिखाया गया है अगस्त 1939 के E.O. लॉरेंस के द्वारा। अब आगे देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है जहां चार्ज पार्टिकल सेंटर से बाहर की ओर स्पाइरल पाथ में एक्सीलरेट होता है। यह पार्टिकल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा स्पाइरल ट्रेजेक्ट्री पाथ में मूव होता है और रैपिडली एक्सीलरेट होता है वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। अब हमें ये देखना है कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है, जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को यूज़ किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए। उसके बाद इसे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा सर्कुलर पाथ में रोटेट किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल का पाथ सर्कल में मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल पर लॉरेंज फोर्स लगता है, जिसका डायरेक्शन पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और लॉरेंज फोर्स के कारण ही पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है। साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल मेनी टाइम्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज के थ्रू पास होता है, जिससे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रिंसिपल के बाद इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट को देखते हैं, जिसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम वर्टिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस एपरेटस में एक फ्लैट सिलेंड्रिकल वैक्यूम चैम्बर सी होता है, जिसमें सेमी सिलेंड्रिकल हलो इलेक्ट्रोड्स D1 व D2 होते हैं। इनकी जो बनावट है वो D के शेप जैसे होती हैं, इसलिए इन्हें डीज कहा जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स के जो डायमेट्रिकल एजेस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके बीच थोड़ा गैप रखा जाता है। ये दोनों डीज को एक हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच के स्पेस में एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, नियरली 10 मेगाहर्ट्ज और 50 किलोवाट का। अब जैसे अगर हम हॉरिजेंटल पार्ट को देखते हैं तो जो चैम्बर सी है उसको हॉरिजेंटल प्लेन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के जो दो पोल पीसेस हैं, नॉर्थ एंड साउथ NS पोल पीसेस के बीच रखा जाता है, जिसके कारण अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
डीज के एंटायर फील्ड में इनके प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो चैम्बर सी है उसमें लो प्रेशर पर गैस भी भर दी जाती है, जिससे पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट कराना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन गैस भरते हैं, ड्यूट्रॉन के लिए ड्यूटेरियम गैस और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हीलियम गैस को यूज़ किया जाता है। अब जो दोनों डीज के बीच जो स्पेस है, गैप है, उसमें एक फिलामेंट एफ रखा जाता है, जिसमें करंट फ्लो करा के इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होता है। यह इलेक्ट्रॉन चैम्बर में लो प्रेशर पर भरी गैस को आयोनाइज करके पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद डीज के सरकमफेरेंस के पास एक निगेटिव पोटेंशियल 50 किलोवोल्ट का प्लेट्स को वहाँ डीज के सरकमफेरेंस के पास निगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, जिसे डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहते हैं। इसके हेल्प से जो पॉजिटिव आयन है, जो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन जब आयोनीकरण कर रही है उससे मिलता है, तो पॉजिटिव आयन को डिफ्लेक्ट कराने के बाद इसे टारगेट पर डाला जाता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो D1 और D2 के बीच जो स्पेस है, उसी स्पेस या उसी गैप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना है। D1 और D2 के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। डीज के अंदर केवल मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाइड होता है। इसलिए डीज के अंदर पॉजिटिव आयन का जो मोशन है मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ में होता है। अब यहाँ पर अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जितना टाइम पॉजिटिव आयन को डीज के अंदर सेमी सर्कल पाथ पूरा करके डीज से बाहर आने में लगता है, उतने टाइम में डीज के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसके कारण जब एवरी टाइम जब पॉजिटिव आयन डीज के स्पेस के बीच से होकर गुजरता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी जो स्पीड है वो और भी एक्सेलरेट हो जाती है, और जिसके कारण इसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी और भी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो यह जो है इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, जिसे हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों पार्ट को हम यहाँ डायग्राम की सहायता से समझे हैं। अब आगे इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। वर्किंग प्रोसेस में देखते हैं कि किसी इंस्टेंट पर एक पॉजिटिव आयन फिलामेंट F के पास प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो D1 है वो निगेटिव पोटेंशियल पर होता है, और जो D2 है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। उसके बाद जो पॉजिटिव आयन है वो D1 की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, एंड D1 के अंदर हॉरिजेंटल प्लेन में मोशन करता हुआ वो पॉजिटिव आयन जो है एंटर करता है। अब यहाँ पर जैसे हम कंस्ट्रक्शन जब पार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखे थे कि जो डीज है उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो D1 है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है लग रहा है, इसलिए जो पॉजिटिव आयन है वो D1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के कारण वहाँ पर पॉजिटिव आयन पर लॉरेंज फोर्स लगता है, जिसके कारण वह सर्कुलर पाथ में मूव होने लगता है, मोशन करने लगता है, और सेमी सर्कल पाथ पूरा करने के बाद D1 से बाहर निकलता है। बट जैसे ही पॉजिटिव आयन D1 से बाहर निकलता है, जो डीज के बीच जो गैप है वहाँ पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो D1 है वो पॉजिटिव पोटेंशियल और जो D2 होता है वो निगेटिव पोटेंशियल पर हो जाता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता है, पोलारिटी इनकी चेंज हो जाती है। उसके बाद जो पॉजिटिव आयन है वो D2 में की तरफ एक्सेलरेट होता है और D2 में ग्रेटर वेलोसिटी के साथ एंटर करता है, जिसमें D2 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें जो सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो भी बढ़ जाता है। बट यहाँ पर सेमी सर्कल पाथ कंप्लीट करने में टाइम जो है सेम लगता है।
इसका रीज़न यह है कि जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उसकी जो वेलोसिटी v है, चार्ज q और जो पार्टिकल का मास m, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लॉरेंज फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है q v b, सो वह सर्कुलर पाथ के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू को जो है इक्वल रखा जाएगा। तो आप जो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू है वो है qvb और इक्वल टू जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। सो यहाँ पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा r = mv/qb। यहाँ ऊपर इक्वेशन में एक v जो है कैंसिल हो जाता है, इसलिए r की वैल्यू बच जाती है mv/qb। सो इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आगे देखते हैं कि पार्टिकल के द्वारा सेमी सर्कल पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो सेमी सर्कल पाथ है इसलिए आपका टाइम को शो किया जाएगा यहाँ पर t/2 से, एंड t = होता है 2πr/v। तो 2 कैंसिल हो जाएगा इसलिए यहाँ पर बचेगा πr/v। और जैसा कि हमने r की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, r = हम जानते हैं mv/qb है, तो इस r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारी बच जाएगी πm/qb। इसलिए सेमी सर्कल पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू हो जाएगी πm/qb इसके इक्वल। तो इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि जो सेमी सर्कल पाथ को कंप्लीट करने में टाइम लगता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी और सर्कल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव आयन D2 के अंदर अपना सेमी सर्कल पाथ कंप्लीट कर लेता है, वो D2 से बाहर निकलता है और जो डीज के बीच जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाता है और पॉजिटिव आयन फिर से D1 की ओर एक्सेलरेट होता है। इस प्रकार यह जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि पार्टिकल के पाथ का रेडियस डीज के रेडियस के बराबर नहीं हो जाता है। उसके बाद जो पॉजिटिव आयन है उसको निगेटिव पोटेंशियल पर जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट रखा गया है उससे डिफ्लेक्ट करा के साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लिया जाता है। अब आगे जो है रिजोनेंस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो रिजोनेंस कंडीशन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा गया है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी के, या फिर F = 1/t एंड 1/t यहाँ पर ले सकते हैं 1/2πr/v के बराबर। और हम ऑलरेडी जो है सेमी सर्कल पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वहाँ से t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमको f की वैल्यू मिल जाएगी qb/2πm के बराबर। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है F = qb/2πm। अब आगे यहाँ पर पार्टिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखते हैं पार्टिकल एनर्जी का जो है किसके बराबर होती है। यहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर और डीज के डायमीटर पर। पार्टिकल को कर्व पाथ में रखने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है उसकी वैल्यू होती है mv²/r के बराबर। और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी qv_b। अब जो दोनों फोर्स की वैल्यू मिली है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लॉरेंज फोर्स, दोनों के इक्वेशन को इक्वेट किया जाएगा, इक्वल रखा जाएगा। तो इक्वल रखने से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी qv_b = mv_2/r के बराबर। तो यहाँ से जो v मैक्सिमम की वैल्यू है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं qb/r/m के इक्वल। अब आगे जो पार्टिकल के द्वारा मोमेंटम एक्वायर किया जाएगा, तो मोमेंटम p = mv के बराबर होता है। मैक्सिमम मोमेंटम निकाल रहे हैं इसलिए mv मैक्सिमम, तो mv मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी qb/r के इक्वल।
क्योंकि वी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर आई क्यू बी आर अपॉन एम, तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बचेगा क्यू बी आर के इक्वल। उसके बाद पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू, तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम लिया जा रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसलिए 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है वी मैक्सिमम की, उसको यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। इसलिए पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम के इक्वल। सो यहाँ से ये क्लियर है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा मैक्सिमम मोमेंटम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने के लिए ये नेसेसरी है कि जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन के जो डीस है उसका रेडियस कैपिटल आर जो है वो अधिक होना चाहिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी उसकी वैल्यू जो है वो भी अधिक होनी चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आगे जो है इसका यूजेस देखते हैं कि यहाँ इसको जो है कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सो साइक्लोट्रॉन को यहाँ पर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन को यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है पार्टिकल एक्सीलरेटर की तरह, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, पार्टिकल थेरेपी की तरह, जहाँ पर साइक्लोट्रॉन से जो आयन बीम है उसको यूज़ करते हैं रेडिएशन के थ्रू बॉडी में पेनिट्रेट करके यहाँ पर ट्यूमर को किल किया जाता है, गलाया जाता है ट्यूमर को। उसके बाद इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। साइक्लोट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। दूसरा यह है कि साइक्लोट्रॉन को न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट लिमिटेशन दिया गया है वो कि यह लार्ज मास के साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट के कारण। तो ये जो है 3 यहाँ पर लिमिटेशन दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर डिटेल स्टडी देख लिए साइक्लोट्रॉन के, जिसमें हम साइक्लोट्रॉन के इंट्रोडक्शन, फिर साइक्लोट्रॉन का डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका जो नेसेसरी एक्सप्रेशंस हैं जैसे पार्टिकल का एक्सप्रेशन है वो देखें। उसके बाद उसके यूजेस एंड उसके लिमिटेशन के बारे में बात किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सीलरेटर के और भी जो टाइप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।